गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू अवर चैनल डियर मैम एंड सर। आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास का 9 चैप्टर। जो पुरानी बुक है उनमें ये 10 का चैप्टर। देखो, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या होते हैं। पहले अपन देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब भी कोई वस्तु टकरा के वापस आती है, उसी पथ से वापस आएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन क्या होगा, जब भी कोई वस्तु, जैसे अपन पानी में पेंसिल को देखते हुए मुड़ी हुई दिखाई देती है, आप देखते हो समुद्र के अंदर जो मछलियां होती है वो अपनी वास्तविक स्थिति है ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, वो सब किसके कारण होते हैं, अपवर्तन। तो आज अपन इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसका अपवर्तन क्या होता है। सॉरी, देखो, इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। अपन अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। वो वस्तुएं हमें किसके कारण दिखाई देती हैं, प्रकाश के कारण। प्रकाश भी एक ऊर्जा होती है जिसके कारण हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। ऊर्जा क्या होती है, जिसके थ्रू अपन काम करते हैं, वो क्या है, ऊर्जा। जो हमें काम करने की शक्ति प्रदान करता है वो क्या है, ऊर्जा। तो प्रकाश भी एक ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से अपन चारों तरफ से देखते हैं। यद्यपि आप किसी अंधेरे कमरे में हमें कुछ भी देखने में असमर्थ हैं, तो कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखलाई देने लगती हैं, क्योंकि हमें किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के कारण। जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है वह क्या है, प्रकाश। और प्रकाश के कारण ही अपन वस्तुओं को देख पाते हैं। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। देखो, जब सूर्य का प्रकाश आता है वो किसी भी वस्तु पे पड़ता है तो वापस टकराकर अपनी आंखों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से अपन देख पाते हैं। और वो वापस टकरा के अपनी आंखों तक आना ही क्या कहलाएगा, परावर्तन। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है और यह परावर्तित प्रकाश अपनी आंखों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से अपन उस वस्तु को देख पाते हैं। क्योंकि प्रकाश से पार हो जाने की क्षमता होती है। देखो, दो तरह के माध्यम होते हैं, एक होता है पारदर्शी और एक होता है अपारदर्शी। अब पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है, जिसके वजह से, जिसके अंदर से अपन आर पार देख सकते हैं, जिससे आर पार देखा जा सकता है, वो कौन सा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम कौन सा होगा, जिसके आर पार अपन नहीं देख सकते। जैसे अपन कौन से माध्यम है, अगर मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ तो आपको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं माध्यम कौन सा हुई, अपारदर्शी। पारदर्शी माध्यम वो होता है जिसमें अपन आर पार देख सकते हैं। अपारदर्शी माध्यम वो होता है जिससे अपन नहीं देख सकते। देखो, पहले एक नियम आया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जब अपारदर्शी वस्तुएं बीच में आ जाती हैं, अपारदर्शी स्रोत बीच में आएंगे तो प्रकाश अपनी सीधी रेखा से थोड़ा मुड़ जाता है। उसके बाद क्वांटम सिद्धांत आया, तो अपन ये आगे पढ़ेंगे। देखो, प्रकाश से संबंधित अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। दो तरह के दर्पण है अपने पास। एक कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। दूसरा अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। और एक अपने पास क्या है, गोलीय दर्पण। जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होंगे, गोलीय। वो कौन से दर्पण है, गोलीय दर्पण। उत्तल दर्पण, जिनके परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए होते हैं, इस तरह से दिखाई देते हैं। और जिनके अवतल दर्पण, जिनके परावर्तक पृष्ठ गहरे होते हैं, वो कौन से हैं, अवतल दर्पण। तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि सब प्रकाश के अनेक परिघटनाएं होती हैं। और देखो, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, ये किससे होगा, प्रकाश के परावर्तन से। क्योंकि जब भी प्रतिबिंब बनेंगे प्रकाश टकरा के वापस आएगा, जिसके कारण हमें किसी चीज का प्रतिबिंब दिखाई देता है।
तारों का टिमटिमाना, ये किसकी वजह से होता है? ये परावर्तन और अपवर्तन की वजह से होता है। अपवर्तन की वजह से अपने आंखों तक वो रोशनी पहुंच पाती है जिसे अपन देख पाते हैं, क्योंकि तारों के पास अपने खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सिर्फ अपन को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष के सुंदर रंग, ये सब किसकी वजह से दिखाई देंगे? अपवर्तन के कारण। प्रकाश के गुणों का अध्ययन अभी अपन इनके अन्वेषण से हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आप समझ जाओगे कि तारों का टिमटिमाना, प्रतिबिंब का बनना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग दिखाई देना, वो कैसे घटनाएं होती हैं। देखो, अपने चारों ओर कुछ सामान्य घटनाएं आपको दिखाई देती हैं। उससे अपन को क्या पता चलता है कि प्रकाश एक सरल रेखाओं में गमन करता है। यदि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, अगर माध्यम में कोई पारदर्शी माध्यम है तो वो एक सरल रेखा में गति करता हुआ जाता है, लेकिन बीच में अगर स्रोत एक अपारदर्शी आ जाता है तो वो अपने एक तीक्ष्ण छाया बना लेता है। तो अपन ने इसे निष्कर्ष क्या निकाला कि प्रकाश की एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्राय हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। मान लो ये अपने पास क्या है? प्रकाश का स्रोत सूर्य। तो यहाँ तक जो किरण आ रही है, यहाँ तक जो प्रकाश आ रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? प्रकाश किरण। और प्रकाश एक, यहाँ पे अपन प्रकाश के गुण पढ़ेंगे। देखो, प्रकाश किरण क्या होगी? जो प्रकाश एक सरल रेखीय माध्यम से अपनी आंखों तक पहुंच रहा है, वो क्या है? प्रकाश की किरण। दूसरा क्या होता है? जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो चुंबकीय तरंग होती हैं, इसलिए प्रकाश को संचरण करने में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश का निर्वात के अंदर चाल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश की सबसे अधिक चाल किस में होती है? तो पहला क्या होगा? निर्वात। दूसरा चाल पूछ ली जाती है कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आप भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल, पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक होती है। दूसरा कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारे क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रकाश के गुण। प्रकाश की किरण, प्रकाश की जो तरंग होती है वो चुंबकीय तरंग होती है जो किसी भी माध्यम में, इसलिए इसको किसी भी संचरण करने में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। फिर देखो, निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। फिर किस में होगी? गैस में, फिर द्रव में, और फिर ठोस में। सबसे पहले अपने पास जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगी? निर्वात में, फिर गैस में, फिर द्रव में, और फिर ठोस में। निर्वात में चाल कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अपन ने सारे क्या पढ़े? प्रकाश के गुण। अब देखो, पहले प्रकाश का जो नियम आया वो क्या था? प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन किसे
कहते हैं। किसे कहेंगे? जब प्रकाश एक सरल रेखा में गति कर रहा है और उसके बीच में कोई अपारदर्शी माध्यम आए तो वो सरल रेखा में गति करने की बजाय अपने माध्यम से किनारों पर मुड़ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास कोई भी स्रोत है, वो एक सरल रेखा में ऐसे गति कर रहा है, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास? कोई भी अपारदर्शी माध्यम है, तो ये यहाँ से सरल रेखा में आगे नहीं जाके, अगर पारदर्शी होता तो ये गमन कर जाता, बट ये अपारदर्शी होने की वजह से अपने किनारों पर इस तरह से मुड़ जाता है, और इस घटना को अपन क्या कहेंगे? विवर्तन। वह प्रकाशिक जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगी। पहले क्या आया था कि प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गति करता है, लेकिन हमेशा नहीं करता। जब अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वो अपने सरल रेखा में गति न करके किनारों पर मुड़ जाता है। इस घटना को अपन ने क्या बोला? विवर्तन। तो जो पहले नियम आया था वो क्या होता? असफल होता हुआ दिखाई देने लगा। उसके बाद देखो, विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाने लगा। पहले किसके रूप में मान रहे थे? किरण के रूप में। लेकिन जब ये बात आई कि ये सीधी रेखा में गमन करता है, बट अगर अपारदर्शी माध्यम आता है तो ये मुड़ जाता है, उसके बाद क्या मानने लगे कि प्रकाश एक तरंग के माध्यम में गति करता है। लेकिन यह नियम भी असफल हो गया, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्पष्ट हो गया था कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रियाएं के विवेचन में प्रकाश तरंग सिद्धांत अपर्याप्त था। आगे जो थ्योरी दी गई, आगे जो सिद्धांत आ गए, उसमें यह भी जो तरंग वाला सिद्धांत था वो भी असफल होगा, क्योंकि जब यह अपने द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रियाएं करता है तो तरंग वाला सिद्धांत भी असफल रहा, अपर्याप्त रहा, उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। उसके बाद क्या मानने लगे कि प्रकाश प्राय कणों की प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। पहले किरण फिर तरंग, दोनों असफल होने के बाद में क्या आया कि जो प्रकाश होता है वो कणों के रूप में व्यवहार करता है। लेकिन एक आधुनिक क्वांटम सिद्धांत दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश ना तो किरण के रूप में चलता है, ना ही तरंग के रूप में, ना ही कणों के रूप में। ये आपस में एक सामंजस्य स्थापित करता है, तरंग तथा कण के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। तो अपन ने देखो क्या क्या पढ़ा? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? दूसरा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना वो क्या था कि निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल कितनी होती है। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा कि विवर्तन किसे कहते हैं, और तीसरा अपन ने क्या पढ़ा है? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। आप साथ साथ में क्वेश्चन लिखते रहिए। आगे देखो, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? देखो, अपने पास एक उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है, जैसे कि दर्पण। उस पे पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अपने पास क्या है? एक पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है। कोई भी पृष्ठ ले रखा है जिसको आप क्या कह रहे हो? दर्पण। और उसके ऊपर जब भी प्रकाश पड़ता है तो वो उसको परावर्तित करता है। इससे देखो, इस तरह से अपने पास क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ। अब ये परावर्तक पृष्ठ, इसके ऊपर जैसे ही इस तरह से प्रकाश की किरण आई, क्या है? प्रकाश की किरण। अब जैसे ही इस दर्पण के ऊपर प्रकाश की किरण आई, इसने इसको परावर्तित कर दिया इस तरह से। तो ये किरण कौन सी होगी अपने पास? आपतित किरण। आने वाली किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। और जाने वाली किरण क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण, क्योंकि वो परावर्तन के बाद जा रही है, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया? परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच क्या बन जाएगा? एक अभिलंब। ये बीच में क्या है? अभिलंब। और देखो, जितना आपतन कोण होता है, मानो ये 30 डिग्री का कोण है, उतना ही क्या होगा?
परावर्तन कोण। अभिलंब के साथ जितना कोण आपतन किरण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण भी बनाएगी। ये प्रकाश का परावर्तन के नियम होते हैं। तो देखो पहला नियम अपने पास क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये अपन ने पढ़ा। आने वाली किरण को आप क्या कहोगे, किसी भी माध्यम से जो प्रकाश की किरण आ रही है वो कौन सी किरण है, आपतित किरण, जो एक परावर्तक पृष्ठ पर टकरा रही है। तो ये किरण कौन सी है, अपनी आपतित किरण जो आ रही है। इस तरह से आप एरो से दिखा सकते हो। जब ये इस पृष्ठ से टकराएगी परावर्तन के पास, परावर्तन होने के पश्चात ये वापस जाएगी इस तरह से, तो ये किरण कौन सी होगी, परावर्तित किरण। तो पहला नियम क्या है अपना, आपतन कोण। आपतन कोण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का बनाया अपन ने, 30 डिग्री का। देखो ये जरूरी नहीं है 30 का बने, कितना भी बने। अगर ये 40 का बन रहा है तो ये परावर्तन कोण भी कितने का बनेगा, 40 का। अगर अपन ये 50 का बना रहे हैं तो ये परावर्तन जो कोण है वो कितने का बन जाएगा, 50 का। ये परावर्तन का नियम है कि हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, ये वाली दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये वाला, ये दर्पण का कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु, जिसके ऊपर तीनों चीजें टकरा रही हैं, आपतन बिंदु। अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। ये देखो, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब सब किस पे हैं, एक ही तल पे तो है। तो प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम में भी आपको क्लियर हो गए। पहला क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये वाला बीच वाला अपना क्या है, जिसको अपन डॉट डॉट से दिखाते हैं, अभिलंब। तथा परावर्तित किरण सभी किस पे हैं, एक ही तल पर होते हैं। और ये प्रकाश का परावर्तन भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। आप समतल सॉरी, परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे वो गोलीय परावर्तक पृष्ठ हो। जितने भी परावर्तक पृष्ठ होते हैं उनके ऊपर लागू होते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से अपन परिचित है। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं, प्रतिबिंब कब सीधा बनेगा, कब आभासी बनेगा, ये अपन आगे पढ़ेंगे। देखो, एक क्रियाकलाप अपन करके देखते हैं। एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, जैसे मैं आपको एक चम्मच दिखाते हैं। इस तरह से अपन को अपने पास क्या है, एक चम्मच है। ये इधर वाला जो पार्ट होता है ये क्या है, इसका परावर्तक पृष्ठ। तो जो उभरा हुआ भाग होगा वो क्या है, उत्तल दर्पण। और जब ये कॉनकेव, मतलब अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है, एक गुफा की तरह होना। बीच में ये जो गुफा की तरह आपको दिखाई दे रहा है ये भाग अपना कौन सा है, अवतल दर्पण। और जो उभरा हुआ भाग दिखेगा वो कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो इस तरह से अपन देखो क्या देख रहे हैं, इस तरह से अपन को ये क्रियाकलाप पूरा करना है। इसके वक्रित पृष्ठ में अपना चेहरा देखिए। वक्रित पृष्ठ जो उभरा हुआ है, क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं, यह छोटा है या बड़ा। अब चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए और प्रतिबिंब को देखते रहिए, ये कैसा प्रतीत होता है। चम्मच को उल्टा कीजिए, ये पहला है अपना। जब भी आप वक्रित पृष्ठ से देखेंगे तो उसमें क्या देखेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, छोटा। और जो अवतल दर्पण होते हैं उसमें प्रतिबिंब हमेशा बड़ा दिखाई देता है। जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो छोटी चीज को बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि दांत के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते, तो उसको बड़ा करने के लिए वो किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। तो इस तरह से देखो, ये इधर, अगर इधर वाला वक्रित पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है तो ये दर्पण कौन सा है अपना, अवतल दर्पण। और अगर परावर्तक पृष्ठ इधर वाला है तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो आपको याद क्या रखना है, उत्तल।
देखो इसमें 3 अक्षर हैं और अवतल में कितने हैं? 4। तो जिसमें अक्षर कम है वो छोटा है, तो ये चीजों को कैसे दिखाएगा? छोटी। अवतल का नाम बड़ा है तो ये चीजों को भी कैसे दिखाएगा? बड़ी करके। क्लियर? कि उत्तल दर्पण हमेशा चीजों को छोटी करके दिखाता है। जो गाड़ियों के साइड वाले मिरर होते हैं वो भी उत्तल दर्पण के बनाए होते हैं, क्योंकि उनमें पीछे का बहुत सारा एरिया एक साथ दिखाई देता है। तो जब चीजों को छोटी से बड़ा करना हो तो कौन सा दर्पण काम में लिया जाएगा? अवतल दर्पण। जब चीजों को बड़े एरिया को छोटा करके देखना हो तो कौन सा आएगा? उत्तल दर्पण। आगे देखो, चमकदार चम्मच को वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति कार्य करता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण क्यों माना गया? देखो जैसे अपन इस तरह से करते हैं, ये अपना पृष्ठ कौन सा हो गया? अवतल वाला, और इधर ये हो जाएगा तो ये पृष्ठ अपना कौन सा है? उभरा हुआ अवतल वाला। तो जो परावर्तक पृष्ठ है सामान्यतः वो प्रारूप किसके हैं? गोलीय दर्पण। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जाता है। परावर्तक पृष्ठ जैसे देखो ये इधर वाला है, मैं क्या बता रही हूँ, इधर वाला अगर अपन अवतल दर्पण का यूज कर रहे हैं तो भी क्या है, ये एक गोलीय दर्पण का भाग है, क्योंकि जब आपको इसको पूरा करोगे तो ये क्या होता है? एक गोलीय दर्पण। तो जो अपने पास परावर्तक पृष्ठ है, चाहे वो अवतल दर्पण अपन मान रहे हैं उसको या फिर उत्तल दर्पण ले रहे हैं, वो किसके भाग होते हैं? गोलीय दर्पण के भाग होते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है उन्हें हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। और जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्रित उभरा हुआ होता है वो उत्तल दर्पण, और जिनका परावर्तक पृष्ठ बीच में से गहरा होता है उसको अपन कहेंगे अवतल दर्पण। अब अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। देखो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। उसका परावर्तक पृष्ठ आप किसको बोलोगे? जब भी कोई किरण आके उससे टकराएगी और वो वापस परावर्तित हो जाएगी, वो क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। तो वो अवतल दर्पण का भी हो सकता है और उत्तल दर्पण का भी हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। अंदर की ओर होगा तो अवतल दर्पण, बाहर की ओर होगा तो उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है तो वो कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। और अगर वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ देखो इस तरह से, अगर ये अंदर की तरफ है तो कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। इसको अपन इस तरह से पूरा कर लेंगे। ये बाहर की तरफ है तो ये अपना कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। और ये पूरा ही परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है? गोलीय परावर्तक पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होगा उसे क्या कहा? उत्तल दर्पण। इन दर्पणों का आरूपीय निरीक्षण अपन करेंगे जो चित्र में अपन समझ रहे हैं। आगे देखो, अपन ने जो क्रियाकलाप किया था 9.1 वाला, उसमें अपन ने क्या देखा था कि चम्मच की अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ किसके समान था? अवतल दर्पण की ओर, जो अपन ने समझा चम्मच से। और चम्मच का जो बाहर की ओर उभरा पृष्ठ था वो किसके था? उत्तल दर्पण के जैसे। अब इससे अपन को ये देखना है कि फोकस दूरी कौन सी होती है, वक्रता केंद्र कौन सा होता है। देखो ये अपन ने क्या पढ़ा था चम्मच से, जो अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ है ये कौन सा है? अवतल। और जो बाहर की ओर ये उभरा हुआ पृष्ठ है ये कौन सा है? उत्तल दर्पण का। अब इसमें अपन को ये देखना है क्योंकि आगे जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें अपन को ये पता होना चाहिए कि फोकस दूरी कौन सी होती है, इसके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, इनका कर्वेचर कहाँ होता है, इनका सेंटर कहाँ होता है। अब देखो इस तरह से अपने पास ये क्या है? एक वक्रित पृष्ठ है। इस वक्रित पृष्ठ के ये अपन ने क्या ले लिया? m और n। ठीक है। अब यहाँ बीच में इसके क्या हो जाएगा? एक प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी बीच में क्या है? इसके सेंटर ऑफ
कर्वेचर, इसका वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। ये दूरी क्या है? फोकस दूरी। यहाँ से वक्रता पृष्ठ के बीच का भाग क्या कहलाता है? प्रिंसिपल, मुख्य अक्ष, ये जिसको अपन P से निरूपित करते हैं। ये क्या है अपने पास? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। ठीक है, देखो, परावर्तित पृष्ठों के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। इसे हम किससे निरूपित करेंगे? P से। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग है और इसका जो केंद्र होता है वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। ये जो C है ये क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, जिसको हम अक्सर C से निरूपित करते हैं। परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित है और उत्तल दर्पण में यह परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? पीछे होगा, क्योंकि ये देखो, ये अपन किसका पढ़ रहे हैं अभी? अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो इसके सामने है, लेकिन उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है? बाहर वाला। ये अपन किसका पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण का। अब परावर्तक पृष्ठ अगर बाहर वाला होता तो उत्तल में क्या चला जाता? ये बाहर की ओर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिसे गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको अपन किससे लिखेंगे? R से। सपेश तथा C दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। ये P और C किसके बराबर होगी? R के बराबर। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा जिसके हम कल्पना करते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या था? C और यहाँ अपने पास क्या है? P। यहाँ से जो अपन ने एक रेखा खींची उसको अपन ने क्या बोला? मुख्य अक्ष। इस रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब। इस तरह से ये अपन, जैसे यहाँ से अपने पास क्या हुई? आपतित किरण, यहाँ पे वो परावर्तित हुई और जब ये वापस जाएगी यहाँ से, क्योंकि जब भी किरणें आती हैं कैसे आएंगी? समानांतर आती हैं, वापस वो टकराकर परावर्तित होकर यहाँ से निकल जाएंगी और इसे हम क्या बोल रहे हैं? मुख्य फोकस बिंदु। ठीक है, उसके बाद देखो एक और एक्सपेरिमेंट अपन करके देखते हैं। सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, क्योंकि देखो जब भी अपन डायरेक्ट देखेंगे तो अपनी आंखें खराब हो सकती हैं। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए। क्या लेना है आपको? अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण से देखो, ये मान लो अपन ने क्या ले लिया? अवतल दर्पण। और ये अपने पास क्या है? एक कागज की शीट, इस तरह से। अब इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये अपन ने किसकी तरफ कर दिया? इधर सूर्य की तरफ। उसके बाद दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी एक कागज की शीट पे डालिए। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अरे इस तरह से सारी समानांतर आएंगी। जब इस परावर्तक पृष्ठ से वो टकराएंगी तो मुख्य बिंदु F पे मिलती है। इस तरह से ये वापस मिलती जाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और इस फोकस पे सारी मिलने की वजह से यहाँ पे एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और ऊर्जा उत्पन्न होने की वजह से ये कागज जलने लगता है, क्योंकि जब भी परावर्तित किरणें होती हैं वो सारी एक मुख्य बिंदु F पे आके मिलती है, जिसको अपन क्या कहेंगे? फोकस दूरी। और इस फोकस दूरी पे मिलने के कारण यहाँ पे एक प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और उस ऊर्जा की वजह से ये शीट जलने लग जाती है। देखो, कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए, जब तक कागज की शीट पर प्रकाश एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त न हो, क्योंकि वो तीक्ष्ण बिंदु अपन को तब दिखाई देगा जब आने वाली सारी आपतित किरणें परावर्तित होकर एक मुख्य बिंदु F पे मिल रही होंगी।
दर्पण तथा कागज को कुछ मिनटों के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। आप क्या देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? अपन क्या देखेंगे, मैंने क्या बताया कि थोड़ी देर के बाद वो कागज जलने लग जाता है, क्योंकि वहां पर जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो सारी इकट्ठे होकर एक बिंदु पे मिल रही हैं, और उस बिंदु पे मिलने की वजह से उस कागज में आग लग जाती है। देखो, ये इसने बताया है कि ऐसा क्यों होता है। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित होते हैं इस तरह से। ये अपने पास क्या है, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण पर ये ऐसी किरणें आ रही हैं, ये किरणें आके देखो जितनी भी आपतित किरणें आई वो किस फॉर्म में आ रही है, समांतर रूप में। यहाँ से ये परावर्तित होकर कहाँ मिल रही है, एक मुख्य बिंदु F पे मिल रही है। तो F पे मिलने की वजह से वहां पे उष्मा उत्पन्न हुई। अब देखो कुछ किरणें आपतित हो रही हैं, परावर्तित किरणों का एक प्रेक्षण करना है। वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ये वाला F। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें किस प्रकार होते हैं, ये तो अपन ने क्या पढ़ा, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो कहाँ जाएगा, बाहर की ओर, क्योंकि इसका क्या होता है इधर सामने की ओर, और इसका जो कर्वेचर होता है, जो मुख्य वक्रता केंद्र होता है वो कहाँ जाएगा, बाहर की ओर। अब देखो ये जो सारी किरणें होती हैं ये समानांतर आती हैं, टकराने के बाद ये एक मुख्य बिंदु F पर मिलती हैं। देखो ये जो डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है अपन को, ये कैसी है, आभासी, क्योंकि आगे का अपन को दिखाई नहीं दे रहा, उसको अपन आभास कर सकते हैं कि ऐसे वो मिले होंगे। तो अवतल दर्पण में जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो ऐसे कैसे होंगे, सीधे, सॉरी वास्तविक और उल्टे, और ये कैसे होंगे, आभासी तथा सीधे। अवतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो हमेशा कैसे होंगे, वास्तविक तथा सीधे, और ये वास्तविक तथा उल्टे, और ये कैसे होंगे, अवतल दर्पण से जितने प्रतिबिंब बन रहे हैं वो कैसे हैं, वास्तविक तथा उल्टे, और जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे होंगे, आभासी तथा सीधे। जो भी प्रतिबिंब आभासी होगा वो हमेशा कैसा होगा, सीधा, और जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो हमेशा कैसा होगा, उल्टा। अब देखो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होगा, इस वक्रता पृष्ठ के आगे, और अवतल दर्पण का किसके होगा, इसके जस्ट सामने। मुख्य फोकस को किससे निरूपित करते हैं अपन, F से। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। ये वाले जो C अपने पास क्या है, वक्रता केंद्र। देखो ये C अपने पास क्या है, वक्रता केंद्र, और C से P के बीच की जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है ये क्या होता है, मुख्य अक्ष, या इसको अपन क्या मान सकते हैं, अभिलंब की तरह कार्य करती है ये। अब यहाँ से देखो जो परावर्तित किरण आ रही है, वो जो आपतित किरण आ रही है ये परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है, टकराने के बाद वापस एक किरण बना रही है, और उस किरण से अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है वो आपतन बिंदु तथा परावर्तन बिंदु के बीच में बन रहा है, और जितना कोण आपतन बिंदु बना रहा है उतना ही परावर्तन किरण भी बोल सकते हो आप, जितना कोण आपतित किरण बना रही है उतना ही परावर्तित किरण भी बना रही है। अब ये देखो ये C तथा F के बीच जहाँ पे मुख्य फोकस है
इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। अब ये फोकस दूरी यहाँ से देखो सी और एफ के बीच की हो गई एक तो, और एक दूरी कहाँ होगी? एफ और पी के बीच की। तो आप यहाँ पे मैथ्स वाला नहीं लगाना, यहाँ अपने साइंस में अपन को क्या मानना है, यहाँ सी से पी के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाती है? त्रिज्या आर के बराबर। और यहाँ पे आर किसके बराबर हो जाएगा? 2f के बराबर। क्यों? क्योंकि देखो सी से एफ के बीच की दूरी ये भी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। एफ से जो पी के बीच की दूरी है वो भी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो जो त्रिज्या है आर वो किसके बराबर मानी जाएगी? एफ के बराबर। ठीक है, 2f के बराबर। तो मुख्य फोकस को एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुवता मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। इसको हम अक्सर एफ से निरूपित करते हैं, स्मॉल लेटर एफ से लिखेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश से कैसा होता है? गोलीय। इस पृष्ठ की एक वर्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण द्वार कहलाता है, अपर्चर कहलाएगा, जो बीच में अपन निरूपित करते हैं, जो एम द्वारा निरूपित करते हैं, एम और एन द्वारा जिसको अपन ने निरूपित किया है। उसके बाद देखो ये अपन पढ़ चुके कि जिनकी द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा मुख्य फोकस दूरी एफ के बीच कोई संबंध होता है, ये अपन पढ़ चुके। क्या संबंध होगा? आर इज इक्वल टू एफ। ये किसके बराबर होगी? जो वक्रता त्रिज्या होती है वो 2, उससे फोकस दूरी से दुगुनी होती है। क्लियर? ये अपन कल करेंगे। लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहे, इसी तरह आपको नए नए टॉपिक देखने को मिलेंगे। जितने भी टॉपिक बचे हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 सारे करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।